हेलो बेटा, वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए, राइट। तो बिफोर डिस्कसिंग एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ मैं। सो द चैप्टर्स दैट वर इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट आर ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 11th का है और उसके बाद ये 12th के चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए। इन टोटल 30 क्वेश्चन पर आस्क्ड, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर 2r and 4r respectively, where r is the radius of earth and m is the mass of earth. The radius of curvature at the point of मैक्सिमम डिस्टेंसेस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का जो आपका पॉइंट होगा, यानी कि जहाँ पे 4r डिस्टेंस है वहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। वहाँ से हम लिख सकते हैं m इंटू v1r1 इज इक्वल टू m इंटू v2 r2। यहाँ पे r1 और r2 जो है ना, r1 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है और r2 मैक्सिमम डिस्टेंस का जो है पॉइंट है। ठीक है, तो इधर a एंड b लिखा है तो हम इसको a एंड b के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। दिस इज पॉइंट मिनिमम एंड b इज मैक्सिमम, तो a और b के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वी ए आर ए वी बी एंड आर बी। ठीक है, तो इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन तो मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मास को कैंसिल आउट करके वी ए आर ए इज इक्वल टू वी बी आर बी। तो आर बी जो है आपको पता है आर बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ आर ए, तो यहाँ से इम्प्लाइज वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। तो वी ए इज इक्वल टू 2 वी बी, ये मुझे मिल गया पहला इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद मैं टोटल एनर्जी कंजर्व करता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मिनिमम पॉइंट पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय 2r इज़ द डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 2r है। और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो उसको ऐड करेंगे 1/2 इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एम बाय डिस्टेंस आपका 4r है, प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मुझे ये मिल गया। यहाँ से अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये रिलेशन 1 है ना, इसको 2 में पुट करूँगा और वी एंड वी बी की वैल्यू निकालूंगा। तो इसको सॉल्व करने पर वी ए जो मिलेगा आपको मिलेगा रूट जी एम अपॉन 6r एंड वी बी जो आपको मिलेगा दैट विल बी रूट 2 जी एम अपॉन 3r। ठीक है, तो वी एंड वी बी आपको इस तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी फोर्स का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन वी ए स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम वी ए स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम अपॉन 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 4 इंटू वी ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी एम इज इक्वल टू 8r बाई 3। ठीक है, 8r बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 एंड g2 ऑन द सर्फेस ऑफ 2 planets इज 5/2 एंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव average densities ρ1 and ρ2 is 2/1. What is the ratio of respective escape velocities v1 and v2? तो आपको escape velocity को एक्सप्रेस करना पड़ेगा g1 g2 एंड ρ1 ρ2 के टर्म्स में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेंसिटीज़ के टर्म्स में आपको एस्केप वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे पता है एस्केप वेलोसिटी तो पहले ग्राउंड से स्टार्ट हुआ ना, सरफेस ऑफ द प्लेनेट से, तो मैं लिख सकता हूँ 2gr है, √2gr होता है। अब g1 गिवन वैल्यूज़ है g1 बाई g2 जो आपको दे रखा है 5/2 और दूसरी वैल्यू दे रखी है ρ1 बाई ρ2 प्लैनेट्स की डेंसिटीज़ 2/1। ठीक है, अब मैं g को कैलकुलेट करता हूँ। g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। अब मास को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो g इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम स्फीयर एज्यूम करके 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो g आएगा दैट विल कम अप एज 4/3 पाई इंटू जी रो आर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 g2 जो है
वो लिख लेता हूँ G1/G2 ताकि मैं इसको 5/2 से इक्वेट कर सकूँ। ये आएगा 4/3 पाई इंटू जी रो R1 अपॉन 4/3 पाई इंटू जी रो 2 R2। ठीक है, ये रो 1 R1 डिवाइडेड बाई रो 2 R2 के बराबर आ गया। ठीक है जी, अब रो 1 बाई रो 2 का रेशियो मुझे पता है और G1 G2 का पता है, तो यहाँ से रेडियस का रेशियो निकल जाएगा रेडियस का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ G1/G2 को रखता हूँ 5/2 इज इक्वल टू रो 1/रो 2 है आपको 2/1 इंटू R1/R2। तो यहाँ से R1/R2 मिल जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 1/2। तो आपका हो गया ये 5/4। तो R1/R2 आपको 5/4 मिल गया। ठीक है जी, अब इसके बाद मुझे एस्केप वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी मान लो फर्स्ट की V1 है, दूसरे की V2 है, तो ये किसके बराबर होगी, √2 G1 R1 डिवाइडेड बाई √2 G2 R2। तो ये आपका हो गया, √2 से √2 तो कट जाएगा, G1 R1/G2 R2, इसको लिख देते हैं √G1 R1/G2 R2। तो G1/G2 का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 5/2 और R1/R2 अभी कैलकुलेट कर लिया मैंने, वो आया आपका 5/4। तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया √8 यानी कि 2√2। तो एस्केप वेलोसिटीज़ का रेशियो जो आया 5/2√2 आ गया, यानी कि 5:2√2। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्लैनेट जो है सन के आसपास घूम रहा है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल DAB इज लेस देन BCD। तो DAB एंड BCD, टाइम टेकन टू ट्रेवल DAB इज लेस देन। ठीक है, तो जैसे प्लैनेट जो है वो सन के नज़दीक होता है तो उस टाइम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूर जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो टाइम टेकन टू कवर DAB इज लेस एंड टाइम टेकन टू कवर BCD इज मोर। तो ऑप्शन ए ही सही है इसमें। ठीक है, और देख लेते हैं, ट्रेवल DC इज ग्रेटर, ये गलत। टाइम टेकन टू ट्रेवलिंग CAD इज लेस देन, ये भी गलत। टाइम टेकन टू ट्रेवलिंग CAD इज ग्रेटर देन ABC, CDA नहीं, ग्रेटर नहीं है, CDA से तो कुछ रिलेशन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी CDA का और ABC का तो बराबर होगा, बट DAB का टाइम कम रहेगा बिकॉज द क्लोजर द प्लैनेट इज वेलोसिटी इज हायर। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इज, आपको ना सेंटर से दूरी जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को बताना है। ठीक है, तो आपको पता है G इज इक्वल टू -GR/R फॉर R लेस देन इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आपका माइनस लीनियर रिलेशन है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर आ गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बाद में देख लेते हैं दूसरा, व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उसमें होगा G/1 + स्मॉल r/ कैपिटल R का स्क्वायर। तो इस तरीके से तो आपको ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ देखते हैं, द ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आपको दे रखा है। यहाँ पे पूछा है कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक तो नहीं है क्योंकि हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, तो नहीं है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है क्योंकि प्लास्टिक में आपका विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेन, तो आपको ऐसे मिलता प्लास्टिक के लिए, विदाउट एनी इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेन होता रहता, तो ऐसा मिलता, बट प्लास्टिक भी नहीं है। तो इलास्टोमर है ना, इलास्टोमर्स ऐसे होंगे जिनमें चेंज होगा, स्ट्रेन का रेट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू, स्ट्रेस का रेट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन। ठीक है, तो इलास्टोमर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव द सेम डायमेंशंस। तो ये तो सही बात है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस का, स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, वही डायमेंशंस होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी, यानी यंग्स मॉडुलस है ना। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के कोई भी डायमेंशन नहीं होते, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस के सेम डायमेंशंस होंगे, तो ये तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन इज L, नहीं, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 kPa, what is the absolute pressure at a depth of 10 meters in the fluid with a density of 1000 kg/m3? ठीक है, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, तो प्रेशर एट एनी डेप्थ, एब्सोल्यूट प्रेशर एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 kPa प्लस
रो जी एच, रो इंटू डेंसिटी आपको 1000 दे रखी है, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, कितना डेप्थ पे 10 पे, तो ये आपका हो गया 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 5, तो ये आपका होगा 200 किलो पास्कल। 200 किलो पास्कल इज द आंसर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर इज इन लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दे दिया, द प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन मीटर्स यानी 1100 पास्कल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो लिख सकते हैं प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस 1100। ठीक है, एट व्हाट डेप्थ इन द बबल बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कितनी डेप्थ पे है। ठीक है जी, चलिए, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल का जो फॉर्मूला होता है वो 2T/R होता है ना, सबको पता है। तो एक्सेस प्रेशर कहाँ पे होगा, इनसाइड में ज़्यादा होगा और आउटसाइड में कम होगा। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू इनसाइड में जो है और आउटसाइड में जो प्रेशर है वो कितना उसमें डिफरेंस होगा, दैट विल बी 2T/R। ठीक है, तो इसको अगर हम नेगेटिव, इस इक्वेशन का नेगेटिव ले लें तो हमें क्या मिलेगा, P आउटसाइड माइनस P इनसाइड इज इक्वल टू माइनस 2T/R। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि अब आगे के कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इंट्यूटिव रहेगा इसको करना। ठीक है, अब देखो प्रेशर इनसाइड, चलो पहले वैसे ही कर लेते हैं जैसा ऊपर था। ठीक है, प्रेशर इनसाइड, इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा आउटसाइड कम होगा, इज इक्वल टू 2T/R। अब इनसाइड प्रेशर इज PA प्लस 1100, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस 1100, और आउटसाइड प्रेशर क्या होगा, आउटसाइड प्रेशर जो होगा वो एट अ डेप्थ होता है, तो रो जी एच, ये किसके बराबर, 2T/R के बराबर। आपको कैलकुलेट अब करना है डेप्थ जो है एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड प्रेशर है वो रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच ऐसे होगा जी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी एटमॉस्फेरिक उड़ जाएगा, तो 1100 माइनस रो जी एच इज इक्वल टू 2 इंटू टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.06 डिवाइडेड बाय आर इज गिवन एज कितना 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा रो जी एच की वैल्यू मिलेगी 1100 माइनस, अब माइनस करेंगे इसमें से 2 इंटू 0.06 इंटू 0.1, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 120 मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से एच जो है वो निकालोगे, वो निकलेगा 980 डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज 1000 इंटू जी को आपको 9.8 लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इन दिस वे दिस विल कम अप एज 0.1 मीटर्स। तो डेप्थ ऑफ द बबल इज 0.1 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ चार्ज Q1 exerts force on a second charge Q2. If a third charge Q3 is brought near the charge Q1 and Q2, then the force of Q1 exerted on Q2 is। ठीक है, तो यार Q1 जो चार्ज Q2 पर exert कर रहा था उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्ज। तो ये तो होता ही नहीं है कि दूसरा चार्ज आने पर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो द फोर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाई Q1 विल रिमेन अनचेंज्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थर्ड चार्ज के आने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन द फिगर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया A इज phi is equal to E dot A when the system is in air on immersing the system in water the net electric flux through the area। ठीक है, तो जैसे इसको पानी में डुबो दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम हो जाएगा और उसके रिजल्ट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कम हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट फ्लक्स थ्रू दिस गिवन एरिया विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। 11th देखते हैं। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर अ 50 हर्ट्ज साइनोसॉइडल AC करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। ठीक है, ये करते हैं। तो पहले करंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो इसको हम लिख देंगे 100 पाई इज़ द ओमेगा वैल्यू। तो इस हिसाब से जो है आई RMS जो है वो होगा, वो क्या होता है I बाई √2। तो यानी हम लिख सकते हैं आई नॉट बाई √2 सॉरी आई RMS होता है आई नॉट बाई √2। तो अब आपको बोलें कि RMS वैल्यू कब अचीव करेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो दिस शुड बी इक्वल टू आई नॉट बाई √2 शुड बी इक्वल टू दी
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, जिसको हम लिख देंगे आई नॉट साइन ऑफ 100 पाई, ये ओमेगा की वैल्यू, और टी। अब यहाँ पे टी कैलकुलेट हमें करना है बच्चों, ठीक है। तो दैट शुड गिव अस दैट कि साइन ऑफ 100 पाई टी शुड बी इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 100 पाई टी। अब 1/√2 कब होता है साइन? साइन इज 1/√2 एट 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी π/4 पे, तो हम लिख सकते हैं 100 पाई टी इज इक्वल टू π/4। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं 100 टी इज इक्वल टू 1/4 और टाइम टी इज इक्वल टू 1/400, ठीक है, 1/400। तो ये आपका आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स समय के बाद जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो किसके बराबर होगी? RMS वैल्यू ऑफ करंट की। कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। इफ द करंट I इज इन द लॉन्ग स्टेट वायर XY इज इंक्रीज्ड एट अ स्टेडी रेट, द इंट्रोड्यूस्ड करंट इन लूप A एंड B विल बी। तो जो ये लॉन्ग स्टेट वायर है इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होने वाला है कि ए और बी लूप में जो करंट डेवलप होगा दैट विल बी अपोजिंग इन नेचर, ठीक है। तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके क्या बोलेंगे कि द करंट इंट्रोड्यूस विल बी क्लॉकवाइज इन लूप ए, ठीक है। लूप में ए में ऐसे होगा क्लॉकवाइज, और लूप बी में कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो लूप ए में क्लॉकवाइज और लूप बी में एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ फार अवे डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज ई नोट। तो फार अवे ऑन द एक्सिस पे, फार अवे पॉइंट पे ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इतना दूर है पॉइंट जिसकी दूरी लेंथ ऑफ द डाइपोल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि आर इज ग्रेटर देन 2a, ठीक है। ये वो कंडीशन है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 2 टाइम्स r अगर हो जाए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो उस टाइम आपको पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सिस ऑफ द डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है फार अवे, तो दैट इज ई नोट, इसको बोल दिया। ये क्या होता है? 2kp/r³ और डायरेक्शन होता है p कैप, जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है उधर, ठीक है। अब ये हो गया 2kp/r³ और दूसरा पॉइंट है 2r डिस्टेंस पे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर e बोल देंगे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू kp/r³ भी होता है, लेकिन डिस्टेंस 2r हो गया तो 2r का क्यूब रख देंगे, kp/, तो इसका हाफ होता है ना, तो वैल्यू, और डायरेक्शन जो है दैट इज -p कैप। अब देखो ये हमने कर लिया दोनों, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे ई नोट के टर्म्स में। तो ई नोट के टर्म्स में जो एक्सप्रेस करूँगा तो माइनस का 1/8 और kp/r³ और p कैप डायरेक्शन, ठीक है, kp/r³ p कैप। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि kp/r³, तो दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ गया -1/16 इंटू 2kp/r³ p कैप। तो देखो 2kp/r³ p कैप को मैं ई नोट लिख सकता हूँ, यानी -1/16 टाइम्स ऑफ ई नोट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -E0/16, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो गया, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, 13 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ohm आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? तो ठीक है बच्चों, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो फोकस इधर करेंगे तो देखो सिमेट्री की वजह से इस पॉइंट पर और नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो पॉइंट इस रजिस्टर से कोई भी, सेंटर वाले रजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। अब कोशिश करेंगे आर और आर, ये दो आर सीरीज में और इसके साथ ये आर पैरेलल में, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इधर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस आर एंड आर इन सीरीज, तो 2r इन पैरेलल विद आर, तो इसको यही लिख देते हैं, राइट साइड वाले का निकाल लेते हैं, जगह है वहाँ पर, ठीक। तो इधर इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो आर एंड आर इन सीरीज, 2r इन पैरेलल विद आर, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया? 2r इंटू आर डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर, तो ये क्या हो गया? 2r² डिवाइडेड बाई 3r, तो 2/3r। सिमिलरली इधर भी 2/3r,
2/3R, नीचे भी 2/3R और ये भी 2/3R। तो ऊपर वाला 2/3 और 2/3 सीरीज में है तो ऐड होके क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो गया, ये बीच वाला रजिस्टर डेड है, तो ऊपर वाला हो गया 4R/3 और नीचे वाला भी 4R/3। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 4R/3 का रजिस्टर ये और नीचे भी 4R/3 का रजिस्टर ये, तो ये दोनों ऐड हो गए। तो इन दोनों को पैरेलल में है, पैरेलल में होंगे तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे पैरेलल का। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो 16R²/9 और नीचे आ गया आपका 8R/3, तो ये आ गया 16R²/9 इंटू 3/8R, तो ये 3 बच गया, ये 1 हो गया, ये 8R और यहाँ पे 2R, ठीक है, 2R/3। तो आपका 2/3R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन LCR सर्किट इज सेट अंडर रेजोनेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखो बच्चे, यहाँ पर स्टेटमेंट डी को देखो सबसे पहले। द करंट इन द कैपेसिटर लैग्स द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट बिलो द रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है। रेजोनेंस के केस में तो नेट इफेक्टिव जो बिहेवियर होता है सर्किट का वो रेजिस्टिव नेचर का होता है, बट अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर के अंदर आपका जो है करंट हमेशा लीड करेगा वोल्टेज से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डी इटसेल्फ इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर तो यहीं से आ गया, ठीक है। उसके बाद तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्वालिटी फैक्टर के बारे में है। तो क्वालिटी फैक्टर इज मेजर ऑफ शार्पनेस, बिल्कुल सही बात है। जब आप रेजोनेंस की बात करते हो तो जितना शार्पर पीक बनता है उतना ही हायर क्वालिटी फैक्टर रहता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फॉर रेजोनेंस टू बी शार्पर बैंड विड्थ शुड बी स्मॉलर, तो जब ये शार्पर होगा तो इधर बैंड विड्थ जो है आपका फ्रीक्वेंसी का वो कम होगा, इधर ये बैंड विड्थ जो है वो कम होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। इफ़ द क्वालिटी फैक्टर इज इंक्रीज द करंट इन द सर्किट ऑल्सो इंक्रीजेज, तो जैसे ही क्वालिटी फैक्टर बढ़ता है वैसे ही करंट भी बढ़ता है, यानी कि पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट भी बढ़ जाता है, सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर करेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो हेंस आवर आंसर टू द प्रॉब्लम इज ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज आर टेकन इन which n/2 resistors are joined in series in the left gap of a potentiometer and n/2 resistance are joined in the right gap of the मीटर, ठीक है। अच्छा मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर नहीं है, मीटर ब्रिज है, राइट। तो मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में आपने n/2 रजिस्टर्स जोड़ दिए जो कि पैरेलल में है, और राइट साइड में जोड़ दिए जो कि लेफ्ट साइड में सीरीज में है और राइट साइड में पैरेलल में, ठीक है। तो n/2 में डिवाइड कर दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस द लेंथ ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, तो लेंथ L आपको कैलकुलेट करनी है सेंटीमीटर्स में कितनी रहेगी, यानी बेसिकली आपको रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो व्हेन आई कनेक्ट n/2 रजिस्टर्स इन सीरीज, तो पहले सीरीज का कैलकुलेशन कर लेते हैं जो लेफ्ट गैप में है और फिर राइट में पैरेलल वालों का। तो n/2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, रेजिस्टेंस को R1 बोल देते हैं, R1 आर कनेक्टेड, तो नेट रेजिस्टेंस बिकम्स R1/2 इंटू N, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस। और पैरेलल में मान लो जो है रेजिस्टेंस आया उसको मैंने बोल दिया 1/RP, ये कितना हो गया, ये आपका होगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R1, और ये कितने टाइम्स, n/2 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा करने पर जो आपको रेजिस्टेंस RP मिलेगा दैट विल बी यहाँ से ये किसके बराबर आ रहा है, n/2 इंटू 1/R1, तो इससे जो RP मिलेगा दैट विल बी 2R1/N, ठीक है, 2R1/N। अब आपको पैरेलल का भी पता चल गया और सीरीज़ का भी, इसको RS बोल देते हैं नेट रेजिस्टेंस को, सीरीज़ भी पता चल गया और RP भी पता चल गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, RS/RP इज इक्वल टू L/100 माइनस L। तो यहाँ से अब L कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे।
तो आर एस की वैल्यू बच्चे R1 इंटू एन बाई 2 है और आर पी की वैल्यू 2R1/n है, इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ से L जब मैं सॉल्व करूँगा तो L विल कम अप एज, L की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 100 इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, तो 100 इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर प्लस 4, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो मेरा करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 mm इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू 300 वोल्ट्स, द एनर्जी डेंसिटीज। ठीक है, आपको एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे एरिया नहीं दे रखा। ठीक है, तो क्या होगा, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई को लिख देंगे पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर अब इसमें क्योंकि वी की वैल्यू मुझे दे रखी थी तो मैंने ई को लिख दिया V/D। तो ये आपका आ गया 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85, ये हमें याद होनी चाहिए वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी की वैल्यू दे रखी है 300 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन एज 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल कम अप एज, यही हमारी एनर्जी डेंसिटी होगी। ठीक है, 0.1 जूल्स पर मीटर क्यूब आ जाएगा, 0.1 जूल्स पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 जूल पर अप्रोक्सीमेटली इट विल कम अप एज। ठीक है, नीचे 10⁻³ है और ऊपर चलो कर देते हैं इसको ना, ये आएगा 1/2 इंटू 8.85 इंटू 3 × 9 और उसके बाद 10⁻⁻12 ऊपर इंटू 10⁻⁴ और नीचे आएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो 6 + 4 10 और ये वैल्यू 10। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल आउट करके इट विल कम अप एज अप्रोक्सीमेटली 1.11। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 10। तो एक 10 ये हो गया, ऊपर से नीचे क्या है इसको लिख लेते हैं दोबारा, 10 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10⁻⁻12 इंटू 10⁻11। तो ये आपका आ गया 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 जूल्स पर मीटर। ठीक है, सॉल्व भी हो गया। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर with north pole of one touching south pole of the other, then the magnetic moment of the system is। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ टच हो रहे हैं यहाँ तो पोल स्ट्रेंथ को एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका पोल N1 और साउथ का S2 ये दोनों मिलकर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। ठीक है, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ M ही है और इनके बीच का सेपरेशन ये L है, ये L है, तो दोनों ये √2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा पाइथागोरस से। तो फिर पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, M इंटू √2 टाइम्स ऑफ L। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज Q of mass M is moving along plus x axis. We wish to apply a uniform magnetic field B for time delta t so that the charge reverses its direction while crossing the y axis at a distance d from the x axis। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले इधर v वेलोसिटी से जा रहा था, फिर एक डिस्टेंस d की दूरी पर इसने वेलोसिटी रिवर्स कर ली। तो ऐसा कब होता है, जब एक सर्कुलर पाथ में चार्ज अपनी डायरेक्शन बदल लेगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो अब हम लिखेंगे कि इसने जो है टाइम कितना लिया। ठीक है, ताकि हम डेल्टा टी को पुट कर सकें। तो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस क्या होगा, ये हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई 2 पाई इंटू आर होता है, तो 2 पाई इंटू
d/2 करते, 2π/d/2, तो लेकिन अभी इसको क्या बोलेंगे, π/d/2, तो हाफ है तो π/r होता है, तो r को लिख देंगे d/2, दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड और नीचे वेलोसिटी v, ठीक है। तो ये आपका टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब दूसरा हम लिख सकते हैं r = d/2 और रेडियस क्या होता है जब ऐसे सर्कुलर पाथ में कवर करता है तो mv/qb, ये फॉर्मूला आपका फोर्स बैलेंस से आता है, mv/qb। और ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इधर b का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो b यहाँ से आ जाएगा 2 × mv/q × d, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, टाइम t भी मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, टाइम t डेल्टा t जो लगा है इसको, π/d/2v, और b मिल गया 2 mv/qd। तो इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, तो 2 mv/qd एंड π/d/2v। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फिगर शोज फिक्स्ड रेलवे ट्रैक सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ओवर विच अ कंडक्टर ए बी इज़ फ्री टू स्लाइड। तो ये फ्री टू स्लाइड कंडक्टर है, इस पर मास m को लटका दिया गया है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है, ओके जी। और मैग्नेटिक फील्ड B = 2 टेस्ला, पुली इज फिक्स्ड एंड द स्ट्रिंग इज massless and inextensible, find the value of mass m so that AB will move with a constant velocity। तो constant velocity का मतलब है कि there is no unbalanced external force, तो फोर्सेज आपस में बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक फोर्स तो आएगा इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, जिसको हम बोल देते हैं ILB, और ये किसको बैलेंस आउट कर रहा है, mg को, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का वैल्यू 10 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, करंट I कैन बी रिटर्न एज मोशनल EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। तो मोशनल EMF क्या होता है, BLV/R, ठीक है। BLV लिख देंगे I की जगह, तो BLV/R लिख देंगे I की जगह, इंटू LB इज इक्वल टू M × G को 10 लिख लेते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, तो B²L² V/R इज इक्वल टू 10G, ठीक है जी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हैव टू कैलकुलेट 10m 10 टाइम्स ऑफ m, g का वैल्यू है ना 10m। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m, तो मुझे m ही कैलकुलेट करना है, तो m = B²L² V/10R, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है मैं वो रख देता हूँ, तो इज इक्वल टू बी का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, तो 2², लेंथ ए बी इज़ गिवन एज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो ये 1 दे रखा है, और वेलोसिटी इज़ गिवन एज 2 डिवाइडेड बाय 10 × R, R इज़ गिवन एज, R कहाँ दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, 2t/, ठीक है, डिस्टेंस और रेजिस्टेंस ये डायग्राम से लेना है, ठीक है, 0.1 × 0.1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यूज़ में सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो नीचे तो 1 आ गया और ऊपर 2² × 2, तो 8, तो 8 किलोग्राम इज़ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। तो 21 का आंसर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फाइंड द EMF ऑफ द इक्वलेंट सेल बिटवीन A एंड B। तो A एंड B के बीच में इक्वलेंट सेल, देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं इक्वलेंट रेजिस्टेंस, और फिर उसको 3 वोल्ट को देखेंगे। तो पहला आएगा आपका 6/2 + 4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1/2, ठीक है। और इन दोनों के अगेंस्ट काम कर रहा है 3 वोल्ट, तो -3, ठीक है। इसके अंदर ये रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब करेंगे इसको, 6/2 इज 3 + 2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1/2 ये 1 और -3, तो ये आपका आ गया 2 वोल्ट्स। तो 2 वोल्ट्स 2 इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इनिशियली बोथ स्फीयर्स एंड पार्टिकल्स एज शोन इन द फिगर आर एट रेस्ट एंड रिलीज्ड, दे विल कोलाइड विद स्पीड दिस वेयर के इज़ रियल नंबर, फाइंड के, ठीक है। एक पार्टिकल है ये रहा, एक स्फीयर है, दोनों रेस्ट पे इनको छोड़ दिया गया, दे विल कोलाइड विद सम स्पीड वेयर के इज़ रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले तो ये देखते हैं इनका कोलिजन होगा ही क्यों इन दोनों के बीच में, बिकॉज दे आर मासेस, दे विल बी हैविंग सम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो उनकी वजह से क्या होगा कि
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी सिस्टम की, और उसके बाद दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली ये रेस्ट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैं 0 रख सकता हूँ, राइट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम, और दूसरे का मास m डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस r 9r, ठीक है। माइनस ऑफ माइनस फाइनल एनर्जी जी एम एम, और बाद में जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो देखो ये तो पॉइंट मास है लेफ्ट राइट वाला तो, और इसका रेडियस r है, तो ये इसके सरफेस पे जाके टकराएगा ये, तो डिस्टेंस उस टाइम क्या होगा रेडियस के बराबर, तो r जी एम अपॉन r, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 m और वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस इनिशियल 0। अब ये इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे माइनस जी एम स्क्वायर बाई 9r प्लस जी एम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे v कैलकुलेट करना है, v विल कम अप एज 2/3 अंडर रूट 2 जी एम अपॉन r। तो यहाँ से मैं k को देखूँ तो रिलेट करते हैं 1/3 अंडर रूट k जी एम बाई r से, तो r जो ये k है क्या, इसको 2 को अंदर लेके जाएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ से मुझे v मिल रहा है, v इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट ऑफ 8 जी एम बाई r। तो यहाँ से k जो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू 8 होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r having surface tension s divides itself into k identical drops. In the process the total change in surface energy is this. If k is this then the value of alpha, alpha आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि वॉल्यूम कंजर्वेशन से आई विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉपलेट इज इक्वल टू के आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में हुआ है तो के इंटू डेंसिटी, क्योंकि वाटर ही था सेम लिक्विड था, तो रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम कंजर्वेशन से आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हो तो हमें मिलेगा कैपिटल आर इज इक्वल टू के टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिल गया एक तो। फिर अब पोटेंशियल जो आपका सरफेस एनर्जी है दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ठीक है जी। तो टी इंटू पहले इनिशियल एरिया जो था वो कम था और बढ़कर एरिया ज़्यादा हो गया, तो सरफेस एनर्जी तो बढ़ रही है, तो के इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ वन ड्रॉपलेट इंटू के ड्रॉपलेट्स माइनस इनिशियल सरफेस जो था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट विल कम अप एज टी इंटू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर के जो आर का स्मॉल आर का वैल्यू के इंटू स्मॉल आर का वैल्यू जो वो लिख रहा हूँ कैपिटल आर इन डिवाइडेड बाई के टू द पावर 1/3, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे पावर में, ठीक है। तो के की पावर -1/3 और उसका स्क्वायर तो -2/3 एक पावर आ गया, और -4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये एज इट इज़ था। तो डेल्टा यू कैन बी रिटर्न एज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी के टू द पावर 1/3 -1, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4, ये वैल्यूज़ डाल के के टू द पावर 1/3 -1। अब यहाँ से सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 100 इज इक्वल टू के टू द पावर के टू द पावर 1/3 -1। तो इसका मतलब हुआ के की पावर 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं 10 टू द पावर 2 के आसपास है के की पावर 1/3, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा तो आई कैन राइट के इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फ़ा दिया हुआ है, तो यानी α/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा आपका आ जाएगा 3 × 2 6, तो अल्फ़ा आपका 6 के बराबर आएगा, यानी कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू द ड्रॉपलेट्स 10 टू द पावर 6 ड्रॉपलेट्स में डिवाइड किया गया है एक बिगर ड्रॉपलेट को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है वो 6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन अ टैंक ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर इज 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द कंटेनर इज क्लोज्ड बाय अ मासलेस फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन
There is a hole of 1 centimeter near the bottom of the container. A load of 30 kg is placed on the piston and the height of the liquid level is 75 centimeter above the bottom. What is the initial flow velocity? ठीक है, तो फ्लो वेलोसिटी आपको निकालना है, तो उसके लिए प्रेशर आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर ना बर्नौली इक्वेशन लगा के हम कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 पे P1 बोल दिया प्रेशर, पॉइंट 2 पे P2 बोल दिया, तो हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं P1 प्लस रो जी H प्लस 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इक्वेशन में हमें V कैलकुलेट करना है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है ऊपर वाले पॉइंट पे, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट P1 पे प्रेशर है P0 प्लस दिस प्रेशर वी कैन कैलकुलेट एज 3 इंटू 10 बाई 0.5 इज मीटर है ना, तो 3 इंटू 10 बाई 0.5 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स तो आपका आ गया 330 इंटू 10 और डिवाइड बाई 0.5, तो ये आपका 600 आ गया। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू 30 kg ब्लॉक और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1200 रो इंटू जी आपको 10 दे रखा है इंटू हाइट ऑफ द लिक्विड 0.75। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू P0 प्लस 1/2 इंटू 1200 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 600 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9600 आपको मिलेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वो 4 मीटर पर सेकेंड मिलने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। A slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force of 10 to the power 5 Newton on its narrow edge. If the lower edge is riveted to the floor and upper edge is displaced by 0.2 meter, then the shear modulus of the material. ठीक है, तो shear modulus हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो shear strain पहले निकालेंगे, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले shear strain निकालते हैं। आपको दे रखा है 0.2 mm डिस्प्लेस हुआ और कितना इसका विड्थ है, साइड इज 50, तो shear strain इज इक्वल टू 0.2 mm डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर, इसी को कर देंगे 0.2 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 to the power -2 सेंटीमीटर में था। तो ये आपके आ गया shear strain। अब shear stress निकालते हैं, ये क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपको दे रखा है, कितना फोर्स दिया है, 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज गिवन एज एक साइड दे रखा है 50 सेंटीमीटर और थिकनेस इज 10 सेंटीमीटर, तो आपका आ गया 50/100 मीटर इंटू 10/100 मीटर। इसी को सॉल्व करते तो आपका आएगा 10 to the power 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 to the power 4। ठीक है, तो ये आपका क्या 2 इंटू 10 to the power 6 आ जाएगा। ये आपका shear stress आ गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी बीटा को निकालना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये आपका आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय स्ट्रेन आपका है, तो नीचे वाला ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 10 to the power -3। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5 इंटू 10 to the power 9 पास्कल, तो यानी 5 गीगा पास्कल आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C0 इज चार्ज टू पोटेंशियल V0। नंबर 1 दो तरीके से चार्ज किया गया था। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड। ठीक है, दूसरा द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द चार्जिंग बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। तो E2 ये E2 है और E1 कब था, जब बैटरी डिस्कनेक्ट किया, E2 जब बैटरी कनेक्टेड रखा, तो E1/E2 का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं बच्चे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सॉल्व करने से पहले ना एक बार इसका इनिशियल कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। इनिशियल कैपेसिटेंस जो है, जैसे सी नोट अगर कैपेसिटेंस होगा तो क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, ये हो गया इनिशियल कैपेसिटेंस। इनिशियल चार्ज जो है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी नोट वी नोट, ठीक है। अब पहला केस है, उसमें E1 इज द एनर्जी स्टोर्ड, वो क्या होगा, हाफ इंटू क्यू स्क्वेयर बाई सी। ऐसा क्यों किया, बिकॉज चार्ज इज कॉन्स्टेंट, बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया तो नया चार्ज आ नहीं सकता, तो कॉन्स्टेंट चार्ज के ऊपर चार्ज जो है एनर्जी की बात करेंगे अब हम, ठीक है। अब इसके अंदर लिख सकते हैं हाफ इंटू क्यू स्क्वेयर बाई, अब देखो C जो है व्हेन द सेपरेशन इज डबल्ड, तो D की वैल्यू 2D हो जाएगी, तो आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा C नोट बाई 2, ठीक है। तो दैट कैपेसिटेंस विल बिकम C नोट बाई 2, तो यहाँ से द एनर्जी स्टोर्ड विल बी क्यू स्क्वेयर बाई सी नोट, क्यू स्क्वेयर बाई सी नोट आपका एनर्जी स्टोर्ड हो गया, ठीक है। तो इसको Q को भी हम लिख सकते हैं, Q हमने चार्ज लिखा है C नोट स्क्वेयर वी नोट स्क्वेयर बाई सी नोट, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी नोट वी नोट का स्क्वायर, तो आपका E1 की वैल्यू हो गई सी नोट वी नोट स्क्वायर, ठीक है। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी को कनेक्ट रखा जाए तो E2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ सी वी नोट स्क्वायर। अब यहाँ पे वी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल लगा रहेगा तो चार्ज बढ़ सकता है, तो 1/2 इसको सी नोट बाई 2 रखा और वी नोट को एज इट इज़ रख दिया, तो ये आपका आ गया 1/4 सी नोट वी नोट का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो E1 बाई E2 अगर निकालना है तो E1 इज़ क्लियरली दिख रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ E2, तो 4/1 आपका रेशियो आ जाएगा, तो आंसर इज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27। 28 देखते हैं। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस एन इमेज हाफ इन साइज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज, तो डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है F/F प्लस यू, तो यहाँ से आपको पता है कि हाफ इज द साइज ऑफ द इमेज का साइज हाफ है, तो मैग्नीफिकेशन 1/2 हो गया। अब फोकल लेंथ से 20 सेंटीमीटर कनकेव है, तो -20 डिवाइडेड बाय -20 प्लस यू, तो आपको यू ही कैलकुलेट करना है, तो यू इज इक्वल टू -20 प्लस यू इज इक्वल टू -40, तो यहाँ से u जो आएगा दैट विल बी -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो दैट इज -20 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 2 प्लेन मिरर्स आर इनक्लाइंड at an angle of 60 degree to each other, an object is symmetrically placed between them, the number of images produced will be, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिकली मिरर्स वो होते हैं, अलाइंड रहते हैं, प्लेस्ड रहते हैं, और अगर ओड नंबर ऑफ इमेजेस बने, है ना, इवन बनेगा तो अलग फॉर्मूला रहेगा, उसमें +1 कर देंगे, ओड बन रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 360 डिवाइडेड बाई थीटा, कितने एंगल पे अलाइंड है, 60 डिग्री, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 -1 दैट इज़ 5, तो ये ओड के केस में 5 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। इवन होते हैं तो फिर ऐड हो जाता है, तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, इफ़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है और फिर n उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि B0 मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू E0 बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे E0 की वैल्यू पता करनी है, तो 200 इंटू 10 टू द पावर -6 दे रखा है, देखो E0 ही होगा 200 माइक्रो टेस्ला, तो 200 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 600 इंटू 10 टू द पावर 2, तो E0 जो है वो मिल गया 6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 6, ठीक है, n इज इक्वल टू 6, तो 6 इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30। तो इसी के साथ सभी के सभी 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर कोई डाउट बचे तो डाउट ग्रुप पे आप पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।